अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको हम नेक्स्ट लेक्चर जो है आज स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको वेलकम करती हूँ। आज हम लोग मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन जो है वो चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये जो है रिसर्च जो है उसके डिफरेंट स्टेप्स हैं और उस स्टेप में जो डाटा कलेक्शन है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यानी कि आप ये कह लें कि बेसिकली जो आपका करने वाला काम होता है ना वो आपका डाटा कलेक्शन का होता है। ठीक है, ये जब तक आपके पास डाटा नहीं है तो आप किसी भी रिसर्च जो है उसको इम्प्लीमेंट कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, या दूसरे अल्फाज में अगर कहा जाए तो रिसर्च की जो रूह है ना वो उसका डाटा है कि जब उसके अंदर कोई आपके पास सही इंफॉर्मेशन या सही डाटा होगा तो आपकी रिसर्च बड़े अच्छे तरीके से जो है एक गुड रिजल्ट्स के साथ क्लोज होगी। और अगर आपके पास डाटा जो है वो सही नहीं है, ठीक है, तो आपने डाटा सही तरीके से कलेक्ट नहीं किया हुआ है तो अनफॉर्चुनेटली आपकी जो सारी की सारी रिसर्च है वो उसका कोई खातिर खा नतीजा नहीं निकलेगा। जो है हम इसको चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इसमें है मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन। हम लोग पढ़ेंगे कि डाटा जो कलेक्ट किया जाता है उसके क्या क्या मेथड्स हैं। ठीक है, पूरे ओवरऑल द वर्ल्ड जो है डाटा कलेक्शन जो है उसके बेसिकली दो मेथड्स हैं। ठीक है, एक प्राइमरी मेथड है और एक सेकेंडरी मेथड है। फिर मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि डाटा कलेक्शन के दो जो है मेथड्स हैं, एक प्राइमरी डाटा कलेक्शन है, एक सेकेंडरी डाटा कलेक्शन है। ठीक है, the primary data are those which are collected afresh and for the first time and thus happen to the original in character। ठीक है, कहते हैं कि जो डाटा प्राइमरी डाटा है ना वो ओरिजिनली आप खुद कलेक्ट करते हैं। ठीक है, और आप इसको जो है वो फर्स्टली जो है वो लेते हैं तो इसको हम फर्स्ट हैंड डाटा भी जो है वो कहते हैं। ठीक है, जो कि खुद आप जाके लोगों से इंटरव्यू करते हैं और वो जाके खुद किसी सिचुएशन जो है उसका मुतालिया करते हैं और फिर उससे जो आप डाटा लेते हैं वो आपका प्राइमरी डाटा होता है। सेकेंडरी डाटा क्या होता है? द सेकेंडरी डाटा ऑन द अदर हैंड are those which are already being collected or by someone else and which have already being passed through the statistical process। ठीक है, सेकेंडरी डाटा ये है कि किसी और ने कलेक्ट किया है, किसी और ने काम किया है। ठीक है, और मैं उसका कलेक्ट किया हुआ डाटा जो है उसको इस्तेमाल कर रही हूँ तो ये आपका सेकेंडरी डाटा कहलाता है। ठीक है, इसकी एग्जांपल इस तरह से अगर मैं आपको प्राइमरी सेकेंडरी डाटा की दूँ कि आपने पिछले दिनों लाइक ये जो प्लेन क्रैश हुआ है कराची में। ठीक है, मेरा ख्याल है कि लास्ट वीक ऑफ रमज़ान में जो है प्लेन क्रैश हुआ है। अब उसमें क्या हुआ है कि उसमें जो तो इन्वेस्टिगेटिंग टीम्स जो थी उन्होंने आके उस मौके पे सारा जो डाटा कलेक्ट किया। ठीक है, जो उन्होंने प्लेन के पार्ट कलेक्ट किए, जो उन्होंने बाकी मटेरियल कलेक्ट किया, जो उनके पास स्टैटिस्टिक्स थी, सारा उन्होंने उधर उस वक्त इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, वो था प्राइमरी डाटा। ठीक है, उसके बाद फिर कहा गया कि नहीं ये जो इन्वेस्टिगेशन है, ठीक है, ये जो क्रैश की जो इन्वेस्टिगेशन है ये हमने किसी इंटरनेशनल जो है वो एजेंसीज जो है उनसे करवानी है ताकि हम लोगों को सही रिजल्ट्स पता चल सकें। अब वो जो इंटरनेशनल एजेंसीज है उनको तो हमने बाद में हायर किया और वो वहाँ से डाटा वगैरह सारा कलेक्ट करके सारी जो है जो भी जहाज के पार्ट्स थे, जो भी ब्लैक बॉक्स और ईच एंड एवरीथिंग जो है वो उन्होंने कलेक्ट करके वहां से लेके एरिया क्लियर कर दिया। अब हम जो इंटरनेशनली किसी कंपनी को एंगेज कर रहे हैं उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए, ठीक है, तो वो भी कहेंगे कि जनाब हमें डाटा दें। अब जो उनको डाटा प्रोवाइड किया जाएगा वो ये सेकेंडरी डाटा होगा क्योंकि उस टीम ने आगे यहाँ पे नहीं किया है तो वो उसको जो है यहाँ के लोगों ने कलेक्ट करके दिया गया तो वो उनके लिए सेकेंडरी डाटा कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है? कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डाटा। अब हम लोगों ने प्राइमरी डाटा जो है उसको पहले स्टार्ट किया है और आज जो है सारा प्राइमरी डाटा को हम बड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है,
क्योंकि जो प्राइमरी डाटा है इस पे रिसर्च जो है वो मोस्टली जो रिसर्च है वो प्राइमरी डाटा पे की जाती है, या यूजुअली वो वाले टॉपिक्स जो पहले कभी टच नहीं किए गए होते हैं उनकी रिसर्च यूजुअली प्राइमरी डाटा पे ही होती है। ठीक है, जैसे कि अभी कोविड-19 जो है उस पे जो रिसर्च की जा रही है, तो सब जो है वो ये इस आज से पहले इस किस्म का वायरस नहीं आया था, इससे मिलते जुलते थे लेकिन ये नहीं था। ठीक है, तो इसमें जो है प्राइमरी डाटा यूज हो रहा है कि जैसे जैसे पेशेंट्स की जो जो कंडीशन सिम्टम्स बनते जाते हैं वो फिर इकट्ठे करके वो उसकी जो है वो इंफॉर्मेशन साथ कलेक्ट करते जाते हैं। ठीक है, तो कहते हैं कि प्राइमरी डाटा जो है ना उसके बेसिकली दो पिलर्स होते हैं, एक होता है सर्वे और दूसरा होता है एक्सपेरिमेंट। ठीक है, जितने भी प्योर साइंसेस है, ठीक है, जैसे मेडिकल हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, ठीक है, फिजिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, जितनी भी जो प्योर साइंसेस है उसमें आप एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। और जितने भी सोशल साइंसेस है, लाइक सोशियोलॉजी हो गया, लाइक साइकोलॉजी हो गया, लाइक इकोनॉमिक्स हो गया, ठीक है, ये इन सब में आप सर्वेज करते हैं। ठीक है, अब जो है प्योर साइंस उसमें क्या है कि लेट्स सपोज कि मैंने प्लांट्स जो है उसके लिए कोई मेडिसिन बनानी है, तो मैं क्या करूंगी कि मैंने कोई केमिकल जो है वो बनाया है तो मैं उसको रेपिडली टेस्ट करूंगी। ठीक है, तो उसको हम एक्सपेरिमेंट कहते हैं कि कोई भी एक चीज जो है उसको बार बार टेस्ट करना है। या अभी जो है अक्सर लोग इस चीज को क्लेम करते हैं कि हम लोगों ने ये जो है कोविड-19 इसकी कोई वैक्सीन बना ली है, लेकिन क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट जो है जो स्टैंडर्ड एक जो है वो वर्ल्ड WHO ने जो स्टैंडर्ड बनाए हुए हैं कि कोई भी मेडिसिन ह्यूमन पे अप्लाई करने से पहले इतने टाइम उसका इंडिपेंडेंट एक्सपेरिमेंट हुआ हो। ठीक है, और फिर उसके अगर सेम रिजल्ट आते हैं, समटाइम मेरा ख्याल वो 10 लाख है या समटाइम्स वो 20-30 लाख है, इस तरह से जो है वो कि 10 लाख टाइम आपने एक्सपेरिमेंट किया हो, यानी कि वो मेडिसिन आपने 10 लाख लोगों पे यूज की हो और उसके रिजल्ट्स जो आपके पास आए, ठीक है, वो आपका एक्सपेरिमेंट होगा और उस एक्सपेरिमेंट से आपके पास प्राइमरी डाटा आएगा। ठीक है, दूसरा फिर आपका आ जाता है ये जो इकोनॉमिक्स आ जाता है जिसमें हम सर्वे करते हैं जाके, जैसे अभी देखें कि कल परसों जो है वो ऑयल की प्राइसेस एकदम बढ़ी हैं। ठीक है, तो सारे जो एंकर हैं, सारे मीडिया लोग हैं, वो जाके सड़कों पे, बाजारों में, पेट्रोल पंप्स पे लोगों की ओपिनियन ले रहे हैं। ठीक है, तो वो भी एक सॉर्ट ऑफ सर्वे है क्योंकि जो उनके पास इंफॉर्मेशन आती है उसके अकॉर्डिंग फिर उन लोगों ने न्यूज़ टेलअप बनानी होती है, ब्रेकिंग न्यूज़ बनानी होती है, या जो उन लोगों ने 7-8 बजे की जो डिस्कशंस होती हैं उसमें फिर उनके पास लोगों की ओपिनियन के थ्रू इंफॉर्मेशन आती है जिसको कि वो फिर आगे फर्दर जो है वो डिस्कस करते हैं। तो ये आपका सर्वे होता है जिससे कि आप प्राइमरी डाटा जो है वो कलेक्ट करते हैं। अच्छा जी, उसके बाद आ गया है ऑब्जर्वेशन मेथड्स। ठीक है, ऑब्जर्वेशन मेथड्स में क्या है, ऑब्जर्वेशन बिकम अ साइंटिफिक टूल दैट एंड द मेथड ऑफ द डाटा कलेक्शन फॉर द रिसर्चर when it serves a fundamental research purpose, is systematically planned and recorded, and is subjected to check and control the validity and reliability। अब ऑब्जर्वेशन जो है वो क्या एक साइंटिफिक टूल है कि देखें मैं जो है जाती हूँ और जाके मैं किसी भी सिचुएशन को ऑब्जर्व करती हूँ। ठीक है, उसमें मैं सारे उसकी कंडीशंस देखती हूँ। ठीक है, और जो मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए होती है वो मैं वहां से एक बड़े सिस्टमेटिक और प्लान तरीके से रिकॉर्ड करती हूँ। ठीक है, और फिर मैं ये चीज का भी ध्यान रखती हूँ कि मैं सही इंफॉर्मेशन कलेक्ट करूँ, उसमें वैलिडिटी हो और उसमें रिलायबिलिटी हो। ठीक है, तो ये हमारा ऑब्जर्वेशन होती है या इसको हम ऑब्जर्व मेथड कहते हैं। ठीक है, कहते हैं कि द इंफॉर्मेशन इज sought by the way of investigator owns direct investigation without asking the respondent। उसमें क्या होता है कि जो इन्वेस्टिगेटर है वो खुद जाता है और जाके ऑब्जर्व करता है। ठीक है, जैसे कि ये जो मैंने अभी एग्जांपल बताई कि आपको जहाज क्रैश की, तो उसमें डिफरेंट एजेंसीज वो खुद गई हैं जाके, उधर उन्होंने डाटा कलेक्ट किया है। अब इसमें देखें कि फौरन जो होते हैं सहाफ़ी होते हैं, ये फौरन उधर जगह पे जाते हैं और जाके वहां पे जो है ना डिफरेंट चीजें, डिफरेंट लोगों से बातें करते हैं। ठीक है, और फिर जब वो आके तो वो ब्रेकिंग न्यूज चलाते हैं कि जनाब हम लोगों को ये खबर मिली, ये ब्रेक थ्रू हुआ, ये इस तरह से। ठीक है, तो उसमें क्या है कि वो खुद जाते हैं, जाके ऑब्जर्व करते हैं जो इन्वेस्टिगेटर है। ठीक है,
विच इज़ करंटली हैपेंड। और ये यूजुअली जो है इसके मेन एडवांटेज क्या है कि आपको वो चीज़ पता चल जाती है जो करंटली हो रही होती है, ठीक है, और इसमें आपको इंडिपेंडेंटली ओपिनियन मिल जाती है, ठीक है, जो बड़ी रिलायबल होती है, ठीक है। फिर इसमें कहता है कि इसकी है वेरियस लिमिटेशंस हैं। इसकी इसकी एक लिमिटेशन तो एक ही एक्सपेंसिव मेथड है। जाहिर है कि ये एक्सपेंसिव मेथड है कि आपने खुद उस जगह पे जाना है और जाके आपने उसको जो है वो कवर करना है या उधर से आपने इन्वेस्टिगेशन गेट करनी है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड बाय द मेथड इज वेरी लिमिटेड, ठीक है। अब जिस तरीके से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है वो बड़ा लिमिटेड सा मेथड है। और अनफोर्सीन फैक्टर्स इसमें कहते हैं फिर भी कुछ ऐसे फैक्टर्स जो है वो रह जाते हैं जो कि मतलब आप ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं, ठीक है। उसमें फिर आ जाती है स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन आ जाती है, ठीक है। इसमें स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन क्या है, स्ट्रक्चर ऑब्जर्वेशन में कहते हैं कि इन द केस ऑफ स्ट्रक्चर इन द केस ऑब्जर्वेशन इज करेक्टराइज्ड बाय द केयरफुल डेफिनेशन, ठीक है, of the unit to be observed, ठीक है, the style of the recording of the observed information, standard condition of the observation and the selection of the pertinent data of the observation other than the observation is called as द स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन। स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन में क्या है कि ईच एंड एवरीथिंग आपको बता दी जाती है कि आपने क्या सवाल पूछना है, आपने वहां पे जाके सबसे पहले क्या देखना है, ठीक है, आपने तस्वीरें किस एंगल से बनानी है, आपने कौन कौन सी बातें हैं जो वहां पे जाके आपने ढूंढनी है, देखनी है, ठीक है। अब आप देखें कि जब भी कोई ऐसी कोई होता है इंसिडेंट होता है तो फौरन ये लोग जाते हैं और जाके वो जो है ना देखते हैं कि जनाब यहाँ पे डेथ कैजुअलिटीज कितनी हुई हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट के लोग पहुंचे हैं कि नहीं पहुंचे हैं, कितने लोग इंजर्ड हुए हैं, ठीक है। फिर फौरन ही जो है वो इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं कि जनाब जैसे आपने देखा है कि ये मैं एग्जांपल एक बता रही हूँ कि क्रैश हुआ है तो फौरन के फौरन इंफॉर्मेशन आई हैं। वो क्या किया उन्होंने, डाटा एयरपोर्ट से लिया कि कितने लोग इसमें बैठे हुए थे, पायलट कौन था, कहाँ से पड़ा, क्या कुछ जो है हर चीज खुल खुल के जो है वो सामने आने लग जाती है, क्योंकि सारे लोग जो है वो फिर उस पे अपने जो है वो डाटा कलेक्शन जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। और जो भी कोई बिल्कुल एक डिफाइंड पैरामीटर्स के अंदर होती है वो आपकी स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन होती है। अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन होती है कि कुछ भी चीज़ डिफाइन नहीं है, बस आप जाते हैं और जाके वहां पे जो चीज़ हैपनिंग हो रही होती है उस सारे को आप कलेक्ट करके ले आते हैं, वो अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। उसके बाद आ जाती है आपकी पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, ठीक है। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में क्या होता है कि आप खुद, इफ द ऑब्जर्वर ऑब्जर्व्स बाय मेकिंग हिमसेल्फ मोर और लेस अ मेंबर ऑफ द ग्रुप, इसमें जो मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ और मैं खुद भी ऑब्जर्वेशन में एक मेंबर हूँ, ठीक है, तो उसको हम लोग कहेंगे पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, ठीक है। लेट सपोज के मुझे कहा जाता है कि आप जो है वो पेट्रोल की जो कीमतें हैं उसकी आप देखें, सारी ऑब्जर्वेशन देखें कि पेट्रोल की कीमतों की क्या फ्लक्चुएशन है, ठीक है, और साथ में मेरा एक पेट्रोल पंप भी हो, ठीक है। अब मेरा खुद का पेट्रोल पंप भी है और मुझे ये काम भी दिया जा रहा है कि आप ये सारी प्राइसेस को देखें, तो ये आपकी पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन आ जाएगी कि मैं खुद उसमें पार्टिसिपेंट हूँ और मैं खुद इन सब चीज़ों को बड़ा क्लोजली देख रही हूँ, ठीक है, और मैं डाटा कलेक्ट कर रही हूँ, तो वो पार्टिसिपेंट आ जाती है। नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन होती है कि बिल्कुल आप बाहर बैठे हुए हैं, बाकी लोग सारे जो है वो काम कर रहे हैं, आप सिर्फ बाहर बैठ के उन सबको मॉनिटर कर रहे हैं, तो वो ऑब्जर्वेशन आपकी नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। When the observer are observing in such a manner and his presence may be unknown to the people he is observing, such as observation is called is described as a discussed observation, ठीक है। समटाइम ऐसे होता है कि आपको खुद भी नहीं पता होता है कि लोग आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। या आप ये देखें कि जितनी भी ISI के लोग होते हैं, जो इंटेलिजेंसी के लोग होते हैं, ठीक है, वो हमारे इर्द गिर्द हैं, वो डिफरेंट चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन
वो इस तरह से अपनी जो शिनाख्त है वो नहीं बताते हैं। जैसे कि अक्सर होता है कि आईएसआई के जो लोग होते हैं, ठीक है, या डिफरेंट इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोग होते हैं, वो कोई फकीर बना होता है या कोई छलियां बेचने वाला बना होता है या कोई जो है ऐसे बहरूपिया बना होता है, ठीक है। तो वो अपनी जो आइडेंटिटी है उसको छुपा के और एक जो सिचुएशन हो रही है उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो उसको डिस्कस्ड ऑब्जर्वेशन कहते हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद कहते हैं कि there are several merits of the participant type of the observation. इसमें कहा the researcher is enabled to record the natural behavior of the group, ठीक है। फिर उसमें कहते हैं कि researcher can even gather the information which could not easily be obtained if the observer is or if he observes in the disinterested fashion, ठीक है। The researcher can even verify the truth of the statement made by the information in the context of the questionnaire or the schedule। कहते हैं कि इसमें क्या है, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में क्या होती है कि आप फौरन जो है बड़ा नेचुरली आप बिहेव करते हुए डाटा कलेक्ट कर लेते हैं और आपके पास जो डाटा आता है, ठीक है, वो उसको आप बड़ी इजीली कंटेन करते हैं और अगर जो स्टेटमेंट आपके पास आई है उसको आप रीचेक भी वहां पे कर सकते हैं कि देखिए मैंने एक बंदे से बात की, ठीक है, उसने कहा कि पहले जहाज गिरा था उसके बाद जहाज को आग लगी, ठीक है। फिर मैंने इसी को मैं दूसरे से पूछा, अच्छा तुम यहाँ पे थे, तुम बताओ तुमने क्या किया। उसने कहा नहीं जी, पहले आग लगी थी, बाद में जहाज गिरा था, ठीक है। अब इन दोनों की डिफरेंट बातें आ गई। अब मैं फिर 2-4 और लोगों से पूछूंगी जिससे मुझे एक राइट ऑब्जर्वेशन जो है वो स्टेटमेंट वो मिल जाएगी, ठीक है। तो वो जब आप पार्टिसिपेंट होते हैं तो ये इजीली आप जो है वो इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जाहिर है इसके भी कुछ थोड़े बहुत ड्रॉबैक्स हैं, ठीक है। इसमें है कि लॉस ऑफ ऑब्जेक्टिविटी है, फिर ऑब्जर्वेशन कंट्रोल इज नॉट सॉल्व्ड, ठीक है। उसके बाद कहता है नैरो डाउन द रिसर्चर्स रेंज ऑफ एक्सपीरियंसेस। कहते हैं कि फिर जो एक अकेले बंदे के लिए इतनी सारी चीजों को कवर करने के लिए भी उसका जो रिसर्च एरिया वो बड़ा नैरो हो जाता है। जाहिर है एक बंदा जो ये सारे काम नहीं कर सकता, तो इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। उसके बाद कहते हैं कि समटाइम वी टॉक द कंट्रोल्ड एंड अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अच्छा ये बड़े इंटरेस्टिंग है, कंट्रोल्ड एंड अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। If the observation take place in the natural settings, ठीक है, it may be termed in as uncontrolled observation. But when observation take place according to the defined pre-arrangement plans involving experimental procedure, the same is then termed कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अब मैं इसके एग्जांपल आपको बता दूं कंट्रोल्ड और नॉन अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन, ठीक है। देखें कि जैसे कि जो सीएम है, ठीक है, वो कहता है कि ना मैंने हॉस्पिटल्स का जो है दौरा करना है, ठीक है। उसने हॉस्पिटल का दौरा करना, उसने कहा है कि मैंने पीर को जनरल हॉस्पिटल जो है लाहौर का जो जनरल हॉस्पिटल है, पीर को मैंने जनरल हॉस्पिटल का जो है वो दौरा करना है, ठीक है। तो पीर वाले दिन को आप छोड़ के जुम्मे वाले दिन से ही जो है हॉस्पिटल में सफाइयां शुरू हो जाएंगी, कूड़े के ढेर उठा दिए जाएंगे, वार्डें साफ हो जाएंगी, जो नर्सें हैं वो साफ यूनिफॉर्म पहन के आ जाएंगी, गार्ड अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे। बिल्कुल एक जब विजिट के लिए सीएम आएंगे ना, है ना, तो सीएम साहब कहेंगे कि वाह जी वाह, जनरल हॉस्पिटल से ज्यादा बेहतरीन हॉस्पिटल तो और कोई हो ही नहीं सकता पूरे पाकिस्तान में, ठीक है। क्योंकि उन्होंने क्या किया, कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन करवा ली, कंट्रोल कर लिया सारे सिस्टम को, ठीक है, और उनको वक्ती तौर पे चीजें जो है वो अरेंजमेंट कर दी है। तो उन्होंने कहा वाह जी वाह, इस जैसा अच्छा हॉस्पिटल ही कोई नहीं है, ठीक है। जबकि जनरल हॉस्पिटल में अगर आप अनकंट्रोल्ड विजिट करें, अनकंट्रोल्ड विजिट करें, तो उसमें क्या होगा कि आपकी जो जगह जगह पे कूड़े के ढेर, मरीज सड़क जो है वो फर्श पे पड़े हुए, और आपको हर तरह की जो ओरिजिनल पिक्चर है वो नजर आ जाएगी, ठीक है। अब इसके एक बड़ी जबरदस्त एग्जांपल जो है वो मैंने खुद एक्सपीरियंस की है कि जब काफ लीग की हुकूमत थी तो तब जो वजीर आला पंजाब थे, उन्होंने क्या करना कि चुप करके जाना, जाके किसी भी हॉस्पिटल का उन्होंने विजिट कर लेना, ठीक है। तो वहां पे उनको एग्जैक्टली पता चला कि हॉस्पिटल की जो इमरजेंसीज हैं उनकी क्या कंडीशन है, और उन्होंने जितनी फिर हॉस्पिटल्स जो है उनकी इमरजेंसीज को बड़ा बनाया कि पहले हॉस्पिटल की इमरजेंसी होती थी उसमें 10 बेड 12 बेड लगे हुए हैं,
और जो पॉपुलेशन है वो इतनी है लाहौर की कि 1 घंटे में शायद 10 एक्सीडेंट होते हैं लाहौर में। ठीक है, तो उन्होंने ये सारी सिचुएशन को देखते हुए, क्योंकि उन्होंने अनकंट्रोल्ड विजिट्स की है, अनकंट्रोल्ड विजिट्स में उनको रियल पिक्चर नजर आई। ठीक है, जिससे कि उन्होंने फिर जो है लाहौर के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उनकी एमरजेंसीज को बहुत बेहतर किया। ठीक है, तो इस तरह से जो है कंट्रोल्ड अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन है। यूजुअली जितने भी हमारे सियासतदान के जो जो है वो इक़्तिदार में रहने वाले लोग हैं, उन्होंने विजिट करना होता है तो देखें आपको कैसे सड़कें साफ हो जाती हैं, तो साइडों पे पौधे लग जाते हैं, सब कुछ ऐसे लश पश हो जाता है। वो उनको कंट्रोल विजिट करा देते हैं। तो ये कंट्रोल और अनकंट्रोल ऑब्जर्वेशन भी बिल्कुल इसी तरह से है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है इंटरव्यू मेथड। इंटरव्यू मेथड में क्या है कि आप लोगों से इंटरव्यू करते हैं। ठीक है, उनसे आप क्वेश्चंस करते हैं, वो उसके आंसर देते हैं और आप जो है वो उनसे जो है वो डाटा कलेक्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले कहता है कि पर्सनल इंटरव्यू। ठीक है, पर्सनल इंटरव्यूज किए जाते हैं, फेस टू है वो जाके लोगों से जो है वो बात की जाती है, उनसे सवाल किए जाते हैं, वो उनके जवाब देते हैं। ठीक है, इसमें कहता है कि डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यूज होते हैं और इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन भी होती है। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन तो यूजुअली आप देखें कि किसी मैंने जो है वो जाना है, मैंने फर्ज करें कि मैंने इंफॉर्मेशन लेनी है कि जो जेल में रहने वाले जो कैदी हैं उनकी क्या कंडीशन है। ठीक है, तो मैं खुद जाती हूँ, तो जाके मैं वहाँ पे उन लोगों से जो है वो इंटरव्यू करती हूँ, तो वो मेरी डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन हो जाती है। ठीक है, और सब इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन ये है कि मैं जस्ट फोन करती हूँ। ठीक है, और फोन करके मैं वहाँ पे 2-4 लोगों से बात कर लेती हूँ और वहां से जो मेरे पास डाटा आ जाता है वो इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन होती है। जैसे आप देखें कि अक्सर जो डिफरेंट टेलीफोन मोबाइल कंपनीज वाले आपको फ़ोन करते हैं इंफॉर्मेशन के लिए जो है, तो वो भी सॉर्ट ऑफ इस किस्म का जो है वो डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं। इसमें क्या है कि डायरेक्ट और डायरेक्ट ओरल एग्जामिनेशन कैन बी conducted under which the interviewer has to cross-examine other persons who are supposed to have a knowledge about the problem under investigation, and the information obtained is recorded. Most of the commission and committees appointed by the government to carry an investigation make use of this method. ठीक है, इसमें क्या करते हैं कि आप ओरल जो है वो जाते हैं, जाके जिन लोगों के पास इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है उनसे जाके आप इंफॉर्मेशन लेते हैं। ठीक है, और यूजुअली जो है गवर्नमेंट जैसे कहती है कि डिफरेंट कोई इश्यूज होता है तो उसके ऊपर जो है वो कमीशन या कमेटी बना दी जाती है और उनसे कहा जाता है कि जाके आप इंफॉर्मेशन लें। ठीक है, जैसे आपकी जो है आपको याद है कि बड़ी फेमस एक JIT बनी थी। ठीक है, वो भी कोई ये जो है मनी लॉन्ड्रिंग की इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो उन लोगों ने जाके ऐसे लोगों से इंटरव्यू किए और डिफरेंट डाटा देख के तो फिर रिपोर्ट अपनी सबमिट करवाई थी। अच्छा जी, उसकी आगे सारी डिटेल है, ये सारी डिटेल आप खुद पढ़ेंगे। उसमें आ जाता है आपका आ जाता है फोकस्ड इंटरव्यू आ जाता है। फोकस्ड इंटरव्यू आ जाता है कि मैंने किसी टॉपिक से रिलेटेड मैंने जो है वो क्वेश्चन करने हैं, तो वो फोकस्ड इंटरव्यू आ जाएगा। लेट्स सपोज कि मैं यूनिवर्सिटी में गई हूँ और यूनिवर्सिटी में मैंने जो स्टूडेंट्स हैं उनकी रिसर्च से रिलेटेड मैंने जो है वो बात करनी है, तो वो मेरा फोकस्ड इंटरव्यू हो जाएगा। ठीक है, या मैं जाती हूँ मैं किसान के पास जाती हूँ। ठीक है, और मैं उससे उसकी जो है आमदनी जो है उसके बारे में बात करती हूँ, तो ये मेरी फोकस्ड जो है वो इंटरव्यू हो जाएगा, जिसमें आप कोई एक जो है वो टॉपिक जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, और फिर उसके उसके इर्द गिर्द ही आप जो है अपने क्वेश्चंस जो है वो उसको पूछते हैं। ठीक है, दूसरा आ जाता है क्लिनिकल इंटरव्यू। ये यूजुअली मेडिकल में होता है। ठीक है, जब कोई पेशेंट हमारे पास आता है तो उससे जाहिर है सवाल जवाब किए जाते हैं, तो यूजुअली उससे जो है उसकी हिस्ट्री के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, तो वो क्लिनिकल इंटरव्यू होता है जिसमें आपको थोड़ा सा पास्ट के बारे में पूछते हैं, जिसमें कहा जाता है कि अच्छा जनाब आपको शुगर है तो आपकी फैमिली में तो किसी को शुगर नहीं है, या आपकी फैमिली में तो किसी को हार्ट का प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, या जब वो डॉक्टर सारी इन्फॉर्मेशन बना रहा होता है तो उसमें पूछता है अच्छा आज से पहले तो नहीं कभी ये वाला मसला हुआ था जो अब आपको हुआ है। तो इस किस्म का जो इंटरव्यू है ये आपका क्लिनिकल इंटरव्यू होता है। ठीक है,
उसके बाद आ जाता है आपका नॉन डायरेक्ट इंटरव्यू। ठीक है, नॉन डायरेक्ट इंटरव्यू होता है कि भाई मैं जो है इंटरव्यूअर फंक्शंस इन सिंपली टू encourage the respondent to talk about the given topic with the बेयर मिनिमम ऑफ द डायरेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, जिसमें मैं क्या करती हूँ कि मैं उससे डायरेक्ट सवाल नहीं पूछती हूँ, मैं उससे बड़ा गोलमोल करके सवाल पूछती हूँ ताकि वो, और मैं उससे कोशिश करती हूँ जैसे एक अक्सर पॉलिटिशियन से नहीं सवाल किए जाते हैं कि कोई चीज उगलवाना होती है तो उनसे बड़ा घुमा फिरा के जो है उनकी ओपिनियन ली जाती है, सवाल किए जाते हैं। तो ये बेसिकली इनडायरेक्टिव इंटरव्यू होता है जिसमें कि आपने इनडायरेक्टली जो है उससे कुछ ना कुछ पूछना चाह रहे होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद कहता है कि द चीफ मेरिट ऑफ द इंटरव्यू मेथड आर एज फॉलोइंग। ठीक है, ये इसके जो है वो मेरिट्स हैं जिसको मैंने थोड़ा सा जो है वो समराइज, उसको मैंने थोड़ा सा जो है वो, ये तो काफी डिटेल में था तो पढ़ के मैंने इसको ना इसमें से थोड़ा सा जो है ना ये मैंने टॉपिक्स जो है ये इकट्ठे कर लिए थे। ठीक है, इसकी सारी डिटेल बीच में है, इसको आप खुद पढ़ लिएगा। मैं आपको समरी के तौर पे बता देती हूँ कि इसमें क्या है। इसमें क्या है कि मेरिट्स एंड डीमेरिट्स पॉइंट्स क्या है कि सबसे पहले मनी है कि इंटरव्यू में आप ये आपका बड़ा एक्सपेंसिव किस्म का होता है। इसमें आपका किसी को टिकट देनी होती है, उसने जाना होता है, वहां पे जाके उसने इंटरव्यू करना होता है। दूसरा ये कि बड़ा टाइम टेकिंग होता है। ठीक है, फिर तीसरा ये है कि इसमें बड़ी एफर्ट चाहिए होती है, इसके लिए आपको बड़ी प्रॉपर जो है वो होमवर्क करना होता है। ठीक है, फिर उसके बाद है एक्सपर्टीज जो है कि जो इंटरव्यू है उसमें भी एक्सपर्टीज है कि अगर फर्ज करें कि जनरल मुशर्रफ का इंटरव्यू करना है तो उसके लिए एक सर्टन लेवल का बंदा चाहिए जो उसका इंटरव्यू करेगा। ठीक है, तो इसमें भी एक्सपर्टीज है कि जिसकी जो स्पेशलिटी है वो उसी किस्म का जो है वो इंटरव्यू कर सकता है। ठीक है, ये इस तरह से जो है इकोनॉमिस्ट है, अगर उनसे कोई इंटरव्यू करना है तो फिर जिस किसी को कोई थोड़ा बहुत इकोनॉमी का पता होगा वही करेगा ना। ठीक है, या डॉक्टर से इंटरव्यू करना है तो जिस किसी को थोड़ा बहुत जो है मेडिकल का पता होगा, मेडिकल टर्म्स का पता होगा, क्योंकि मेडिकल के टर्म्स जो है वो तो वैसे पढ़ने में बड़ी मुश्किल है, उसके तो बड़े जो है वो डिफरेंट डिफरेंट प्रोनाउंसिएशंस होती हैं, तो वो जाहिर है फिर हमें उस फील्ड का एक्सपर्ट चाहिए होता है इंटरव्यू के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद कहता है कि ऑब्जेक्टिविटी और बाइसनेस, कि इसमें ऑब्जेक्टिविटी और बाइसनेस ही बड़ी आ जाती है कि जो इंटरव्यू करने वाला है वो बाइस्ड हो जाए कि नहीं मैंने सवाल ही नेगेटिव करने हैं या मैंने ये साइड ज्यादा पूछनी है ये साइड कम पूछनी है। ठीक है, फिर उसके बाद कहते हैं कि इंफॉर्मेशन डेप्थ जो है इसमें यह है कि आपको बड़ी जो है वो डेप्थ में इंफॉर्मेशन जो है वो मिल जाती है, और रिस्पोंडेंट फ्रेंडली, इसमें जो सामने बैठे वाला रिस्पोंडेंट है ना वो बड़ी इजीली आपको जो है आपके इंफॉर्मेशन जो है वो दे भी देता है। इंटरव्यू आपका जो है अक्सर आप देखें कि पॉलिटिशियंस के साथ जो है वो इंटरव्यू किए जाते हैं और जैसे ही वो इंटरव्यू खत्म होते हैं तो साथ ही ब्रेकिंग न्यूज बनने लग जाती हैं। वो इतने तेज होते हैं कि जो जर्नलिस्ट होते हैं या इंटरव्यू लेने वाले होते हैं वो बातों बातों में बड़ी जो है वो अंदर की बात जो है वो उनसे उगलवा लेते हैं। उसके बाद क्या है प्री रिक्विजिट्स, कहते हैं कि इंटरव्यू करने के प्री रिक्विजिट्स क्या, वो इंटरव्यू से पहले जो है क्या तैयारियां जो है वो होनी चाहिए। उसमें क्या कहता है कि इंटरव्यूज शुड बी केयरफुली सिलेक्टेड ट्रेंड एंड ब्रीफ। कहते हैं इंटरव्यूअर्स जो है जो इंटरव्यू करने वाला है शुड बी केयरफुली सिलेक्टेड ट्रेंड एंड ब्रीफ, वो मतलब ध्यान से देखें। जैसे मैंने पहले बात की है कि अगर किसी ने जनरल मुशर्रफ का इंटरव्यू करना है या अगर किसी ने मिस्टर ट्रंप का इंटरव्यू करना है तो जाहिर है उसका एक नॉलेज का लेवल जो है वो अप होना चाहिए, या जिसने जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ इंटरव्यू करना है तो उसको बड़े क्रिटिकली जो है आर्मी के सारी सिचुएशन सारे हालात का पता होना चाहिए। ठीक है, तभी वो एक सही इंटरव्यू कर सकेगा। इसमें मुझे याद है कि एक दफा मैं टीवी प्रोग्राम एक देख रही थी तो उसमें बड़ा सीनियर सहाफी थे, वो बड़े सीनियर राइटर थे, मुझे उस राइटर का नाम नहीं याद आ रहा। तो ना ऐसे ही जो मॉर्निंग शो में लड़कियां सी आ जाती हैं जो है वो मेकअप मुकअप करके के जो ना अब इंटरव्यू करने के लिए आ जाती हैं। तो इसी तरह से किसी सुबह का मॉर्निंग शो ही था तो उसमें उन्होंने जो है वो राइटर को बुलाया। अब जो राइटर है उसका एक बड़ा जहन है, उसने कई
100 किताबें पढ़ी होती हैं और बड़ा उसका उसने ट्रेवल किया होता है, तो फिर एक राइटर बनता है। राइटर बनना बड़ी एक मुश्किल सी चीज है, ठीक है। अब वो ना, अब लड़की जो है बड़ा अच्छा प्यारा मेकअप करके आ गई और जनाब सामने राइटर साहब थे, उनसे जो है वो इंटरव्यू स्टार्ट किया। जब उसने एक दो सवाल किए हैं तो वो कहता है कि बेटे 1 मिनट आप छोड़ें, बाकी बातें छोड़ें, आपको पता है मैं कौन हूँ? आप जो मेरे से सवाल पूछ रही हैं, आपको पता है कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या बैकग्राउंड है? आपने मुझे स्टडी की है अगर आपने मुझे बुला लिया था इधर? तो वो फिर साथ ही उन्होंने जो है वो 25-30 पता नहीं किधर से वो फालतू सी फारग सी जो है खवातीन बुलाई होती हैं तालियां मारने के लिए। वो जनाब वो राइटर जो है वो बड़ा परेशान हुआ, कहते मुझे समझ नहीं आती आपके सवाल की और मुझे वजह नहीं पता चलती इन लोगों की तालियों की, ठीक है। तो वहां पे उसने जो है वो इंटरव्यू तो ना दिया, लेकिन उसने ना बड़ा बातों बातों में तरीके से समझाया बुझाया कि जो इंटरव्यू है ना उसको करने से पहले आपको एक सर्टन होमवर्क करना पड़ेगा या करना चाहिए। अदरवाइज जो है वो जैसे उसको उस दिन शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा था, ऐसे ही जो है वो शर्मिंदगी का सामना करना पड़ जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर आ जाता है टेलीफोन इंटरव्यू, ठीक है। टेलीफोन इंटरव्यू हमारे यहाँ पे तो इतना फेमस नहीं है, लेकिन यह है कि बाहर के मुल्कों में जो है वो लोग क्योंकि कदरे हैप्पी है और बड़ी पुरसुकून जिंदगी गुजार रहे होते हैं तो वो टेलीफोन पे इंटरव्यू दे देते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे कम है। या समटाइम्स ऐसा होता है कि पॉलिटिशियन वगैरह के या इनके जो है टेलीफोन पे इंटरव्यूज कर लिए जाते हैं कि भाई ये अवेलेबल नहीं है। लेकिन अगर मुझे किसी फॉर्मर का टेलीफोन पे इंटरव्यू करना हो तो वो मुझे कभी भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देगा, ठीक है। या मुझे कभी जो है वो अपनी जो है कीमत जो है उसका पूछने के लिए मुझे मार्केट में मैं 8-10 दुकानदारों को फोन करूं तो कोई भी मुझे सही तरीके से इन्फॉर्मेशन नहीं देगा, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है आपका कलेक्शन ऑफ द डाटा थ्रू क्वेश्चनियर, ठीक है। आप डाटा कलेक्ट करते हैं थ्रू क्वेश्चनियर। क्वेश्चनियर जो है वो एक सवालनामा होता है, ठीक है, जो एक पेज पे आप 8-10 सवाल लिख लेते हैं और उन सवालों को फिर आप लेके डिफरेंट लोगों के पास जाते हैं और उन सवालों को पूछते हैं और जो वो उनके आंसर देते हैं उन आंसर्स को आप अपने जो है वो उस क्वेश्चनियर जो है उस पर फिल कर देते हैं। तो इसको कहते हैं कि जो है वो क्वेश्चनियर के थ्रू जो है वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, ठीक है। इन दिस मेथड अ क्वेश्चनियर इज सेंड टू अ पर्सन, ठीक है, concerned with the request to answer the question and return the questionnaire. A questionnaire consists of the number of the question printed or typed in a different order on the form of the set of on a form or a set of forms, ठीक है। अब ये भी मतलब कि हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता है कि ऐसे करके किसी को क्वेश्चनर पोस्ट कर दिया जाए और वो फिर फिल करके मुझे वापस रीपोस्ट करते हैं, ठीक है। ये कुछ अर्सा पहले ऐसा जो है वो हुआ करता था, ठीक है। या बाहर के मुल्कों में फिर अगेन ये देखा है उसमें पता है क्या करते हैं, क्वेश्चनर जो है वो आप इन्वेलप में डालते हैं और साथ आप एक और खाली इन्वेलप डालते हैं जिसके ऊपर टिकटें वगैरह लगी होती हैं, स्टैंप लगी होती है। आपने अपना क्वेश्चनियर फिल करके और उस खाली जो इन्वेलप है उसमें डाल के और आपने लेटर बॉक्स में डाल देना होता है, ठीक है। तो वो वापस मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। इस किस्म की जो है वो पेन कोई भी नहीं लेता है, ठीक है। या इसमें एक ये होता है कि मुझे अभी चाहिए आंसर, आपको मैंने पोस्ट किया, आपने कहा वो आपको टाइम मिला 2 महीने बाद, आप मुझे 2 महीने बाद इंफॉर्मेशन दे रहे हैं लेकिन मुझे तो इंफॉर्मेशन अभी चाहिए थी। तो इसमें ज्यादा यही होता है कि हम पर्सनली चले जाते हैं, ठीक है। कम से कम मैंने अपनी पीएचडी की रिसर्च में खुद पर्सनली जाके जो फॉर्मर्स हैं उनसे डाटा कलेक्ट किया था। अच्छा, ये सारी उसकी डिटेल है, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स हैं, ये सारे आप खुद पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें भी कहता है कि जनरल फॉर्म सो फार द जनरल फॉर्म ऑफ द क्वेश्चनर इज कंसर्न इट कैन ईदर बी स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर। कहते हैं कि बड़ा क्लियर होना चाहिए कि क्वेश्चनर आपका स्ट्रक्चर्ड है या अनस्ट्रक्चर्ड है। अब स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर क्या है कि जिसमें आपको मैंने पहले बताया था कि प्लान तरीके से सारे क्वेश्चन कर दिए जाते हैं, ठीक है, जिसमें आप टिपिकली या तो आप यस या नो में आंसर पूछते हैं, ठीक है, या आपको 5-7 जो है वो 5-7 जो है वो आप
ऑप्शंस लिख देते हैं और आप कहते हैं कि आप ऑप्शन सेलेक्ट करें। जैसे कि मुझे याद है कि मेरे क्वेश्चनियर में एक क्वेश्चन था कि देहात के लोगों से कि आप पानी कहाँ से पीते हैं, ठीक है। तो वहां पे मैंने ऑप्शन की थी, क्या आप वेल से पानी पीते हैं, क्या आपके घर में मोटर है उससे पानी पीते हैं, क्या आप लेक से पानी पीते हैं, ठीक है, या जो है आप जो है कहीं दूर से वाटर कलेक्ट करके लेके आ जाते हैं, या हैंड पंप है जमीन से आप पानी निकालते हैं, या एनी अदर कोई सोर्स है वाटर का, ठीक है। अब मैंने जो 4-5 मुझे समझ में आते थे वो, और उसके बाद एक मैंने एनी अदर लिख दिया कि अगर इसके अलावा कोई आपका सोर्स है वाटर का, ठीक है, तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये आपका जो है स्ट्रक्चर्ड फॉर्म ऑफ क्वेश्चन है, जिसमें आपने बड़े ब्रीफ तरीके से उसको बता दिया कि ये चीज इन ऑप्शन में से आप मुझे सही ऑप्शन कलेक्ट करके दें। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन सीक्वेंस। सीक्वेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है जब आप क्वेश्चन कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उसमें आप देखें कि जो है क्वेश्चन जो है वो बड़े जो सीक्वेंस वाइज हो, इंट्रोडक्शन के क्वेश्चन शुरू में हो, नाम आपका एड्रेस ये सब चीजें शुरू में हो, ठीक है। और क्वेश्चन जो इजी क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर देना बड़ा आसान है, ठीक है, या जो फ्रेंडली क्वेश्चंस हैं उनको आप स्टार्ट में रखें, और जो स्ट्रिक्ट क्वेश्चंस हैं उनको आप एंड में रखें, कि अगर उनका आंसर कोई नहीं भी देता तो एटलीस्ट आपके पास कोई 50-60% इंफॉर्मेशन आ चुकी हो, ठीक है। तो उसमें क्या कहते हैं कि द क्वेश्चन दैट पुट टू ग्रेट अ strain on the memory to or intellectual of the respondent, ठीक है। कि क्वेश्चंस ऑफ द पर्सनल करेक्टर्स और क्वेश्चन रिलेट टू द पर्सनल वेल्थ। इसमें कहते हैं कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन ना पूछें आप जो उसकी मेमोरी पे बड़ा जो है वो चेक करे, स्ट्रेन ऑन द मेमोरी, उसकी मेमोरी में बड़ा बोझ हो। जैसे कि आप उसे पूछे, अच्छा मुझे ये बताओ पिछले साल तुमने कितना दूध खरीदा था, ठीक है। तो ये बड़ा एक अजीब सा कि क्या सवाल पूछ रहा है, ठीक है। फिर ये है कि पर्सनल किस्म के क्वेश्चंस जो है हमारी सेटिंग्स में बड़ा डिफिकल्ट होता है कि आप जो है वो इंफॉर्मेशन दें, आप अपनी फैमिली की इंफॉर्मेशन दें, ठीक है। लोग बड़े रिलेक्टेंट होते हैं, तो इस किस्म के आप क्वेश्चंस जो है वो ना पूछें। और तीसरा जो है उसमें ये है कि आपकी जो पर्सनल वेल्थ है इसको भी बड़ा पर्सनल समझा जाता है और सब पर्सनल ही होती है। तो आप किसी की आमदनी या उसके जो है वो माल जो है वो माल मवेशी के बारे में आप ज्यादा ना पूछें, कि अगर किसी के पास 100 भैंसें थी ना तो वो कहता था कि यही कोई 20-30 भैंसें रखी हुई हैं, ठीक है। वो इतने जो है वो ओपनली चीजों को नहीं बताते थे, ठीक है। उसके बाद है क्या, रिलेटिवली डिफिकल्ट क्वेश्चन मस्ट बी related toward the end, so that even if the respondent decides not to answer such question, considerably information would have already been obtained, ठीक है। अगर आप डिफिकल्ट क्वेश्चन एंड में रखें, अगर कोई आंसर नहीं भी देता है तो काफी हद तक आपके पास इंफॉर्मेशन आ चुकी होती है। उसके बाद आपका आ जाता है क्वेश्चन फॉर्मुलेशन एंड वर्डिंग। आपने जब क्वेश्चन लिख रहे होते हैं तो शुड बी इजीली अंडरस्टैंड होने वाली है, शुड बी सिंपल होना चाहिए, शुड बी कंकर्ड एंड शुड कंफर्म द एज मच एज पॉसिबल टू द रिस्पोंडेंट्स वे ऑफ थिंकिंग, ठीक है। कि वो बड़ा मतलब जैसे तो समंदर को कूजे में बंद कर देने वाली बात होती है, उस तरह से करके आप बताएं जिसमें बड़े कंफर्टेबली जो है आप अपनी इंफॉर्मेशन लेकर उस पर जो है वो पुट कर लें। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है ये सारी इसकी इन्फो है, डिटेल है, ये सारी आप खुद पढ़ेंगे। एसेंशियल्स ऑफ द गुड क्वेश्चनियर जो है उसके क्या एसेंशियल्स हैं ये भी आप सारे पढ़ लेंगे, इसमें भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मेरे पढ़ाने वाली है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कलेक्शन ऑफ डाटा थ्रू शेड्यूल, ठीक है। शेड्यूल जो है या स्केड्यूल भी अक्सर लोग इसको पढ़ते हैं कि आपने डाटा जो है वो कलेक्ट किया थ्रू शेड्यूल, आपने कोई शेड्यूल बना दिया है, कोई टेबल बना दिया है, ठीक है। और फिर आप जो जैसे जैसे आपके पास इंफॉर्मेशन आ रही है वो आप उस इंफॉर्मेशन को उस टेबल में पुट किए जाते हैं, ठीक है। तो इसको जो है वो डाटा कलेक्शन थ्रू शेड्यूल कहा जाता है, ठीक है। दिस मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन इज अ वेरी मच लाइक टू द कलेक्शन ऑफ द डाटा थ्रू द क्वेश्चनर। ये भी बिल्कुल क्वेश्चनर जो है उससे मिलता जुलता ही है, विद लिटिल डिफरेंस
which lies in fact that the schedule performer containing a set of questions are being filled in by the enumerator who is specially appointed for this purpose। ठीक है, वो आपने परफॉर्मा सा बनाया होता है, उसमें जो है वो आपने अपनी इंफॉर्मेशन लिखनी होती है और इसके लिए आप स्पेशली जो है न्यूमिनेटर जो है उसको हायर करते हैं, जिसकी बड़ी स्पेशलिटी होती है इस पे काम करने के लिए। दिस मेथड रिक्वायर द selection of remunerator for filling such scheduled or assessing the respondents to fill up the schedule and as such remunerators should be very carefully selected। ठीक है, कहते कि ये डाटा कलेक्ट करने के लिए जो है आपको बड़े केयरफुल तरीके से जो है वो लोग सिलेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, दिस मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन इज वेरी यूजफुल इन एक्सटेंसिव इंक्वायरीज एंड कैन लीड अ फेयरली रिलायबल रिजल्ट। ठीक है, इसमें आपको बड़े फेयरली रिलायबल रिजल्ट मिलते हैं। ये आगे आ गया आपका डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चनर एंड शेड्यूल, ये सारा आप लोगों ने खुद पढ़ना है। ठीक है, ये सारी डिटेल लिखी हुई है, छोटी छोटी स्टोरीज हैं, ये सारी आपने खुद पढ़नी है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है सम अदर मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन। मेन जो है हम लोगों ने पढ़ लिए सम अदर, जो कभी कभार इस्तेमाल होते हैं या बड़े छोटे से पैमाने पे इस्तेमाल होते हैं। जो ज्यादा बड़े थे वो हम लोगों ने कर लिए, और मैं आपको फिर बता दूं ये सारी जो हम टाइप्स पढ़ रहे हैं ये हम प्राइमरी डाटा कलेक्शन की पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो प्राइमरी डाटा कलेक्शन में है सम अदर मेथड्स हैं, जिसमें है वारंटी कार्ड है। वारंटी कार्ड है जो देखें, जब आप कोई भी चीज मशीनरी बाय करते हैं तो वो एक पे कार्ड होता है। ठीक है, उसके ऊपर इंफॉर्मेशन लिख के तो उसको हाफ आपको रख लेता है, दे देता है, और हाफ अपने पास रख लेता है। वो जो हाफ अपने पास रख लेता है वो उसके पास इंफॉर्मेशन आती जाती है कि उसकी चीज कौन कौन खरीद रहा है और कहाँ कहाँ पे उसकी चीज जा रही है। ठीक है, ताकि अगर कल को उसके पास वो वापस आते भी हैं तो ऑलरेडी इसके पास इंफॉर्मेशन हो। ठीक है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर एंड स्टोर ऑडिट जो है, इसमें क्या है, डिस्ट्रीब्यूटर्स गेट द retail stores audited through salesmen and use such information to estimate market size, market shares, सीजनल परचेजिंग पैटर्न और सो ऑन। ठीक है, इसमें आपको पता चल जाता है, अपनी मार्केट की कंडीशन पर पता चल जाती है कि कौन सी चीज़ आपकी किधर खरीदी जा रही है, कौन सी चीज़ लोग पसंद कर रहे हैं, कौन सी नहीं पसंद कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है पेंट्री ऑडिट आ जाता है। पेंट्री ऑडिट्स में क्या है, पेंट्री किसे कहते हैं, पेंट्री जो है एक किचन होता है। ठीक है, किचन के साथ आपने एक छोटा सा स्टोर सा बनाया होता है जिसके अंदर आपने अपनी सारी ग्रोसरी वगैरह रखी होती है, तो उसको बेसिकली पेंट्री कहा जाता है। ठीक है, जितने भी बड़े बड़े किचन होते हैं उनके साथ छोटे से ऐसे स्टोर बनाए जाते हैं जिसको के पेंट्री कहा जाता है। ठीक है, जहाँ पे आप सारा अपना राशन और सारा जो है वो सामान वगैरह रखते हैं। इन दिस टाइप ऑफ ऑडिट्स द इन्वेस्टिगेटर कलेक्ट द एन इन्वेंट्री ऑफ टाइप। इन्वेंट्री वही आ गया कि सारी वो इन्वेंट्री देखता है कि भाई कितनी चीज पड़ी हुई है, क्वांटिटीज एंड प्राइस ऑफ द कमोडिटीज कंज्यूम्ड, और उसमें कीमतें जो हैं और कंज्यूमर कौन कौन सी चीज को कितना यूज कर रहा है, वो सारा उसमें जो है वो इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है कंज्यूमर पैनल्स आ जाते हैं। कंज्यूमर पैनल्स में जनाब आप देखते हैं अ सेट ऑफ द कंज्यूमर आर अरेंज टू कम टू and understanding or to maintain detailed delaying record of their consumption, and the same is made available to investigator on demand। Okay, in other words, consumer panel is essentially a sample of the consumers who are interviewed rapidly over the पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, इसमें यह है कि आप डिफरेंट जो है वो सेट ऑफ कंज्यूमर्स जो हैं उनसे आप इंफॉर्मेशन लेते हैं। ठीक है, और वो इंफॉर्मेशन फिर आपको जो है आगे हेल्प करती है। ठीक है, जैसे कि अक्सर आप देखें कि सच एज इसमें कहता है पैनल हैव बीन यूज्ड इन द एरिया ऑफ द कंज्यूमर एक्सपेंडिचर्स, पब्लिक ओपिनियन एंड द रेडियो एंड द टीवी लिसनिंग। ठीक है, जिसमें कहते हैं कि कौन कौन से जो पब्लिक में कितने लोग हैं जो टीवी देखते हैं, कितने हैं जो कौन सी जो
रेडियो को सुनते हैं, कितने लोग हैं जो प्राइस के साथ बड़े सेंसिटिव हैं, तो किस किस्म के भी कंज्यूमर से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन जो है वो कंज्यूमर पैनल्स जो है वो उस पर रखी जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है डाटा कलेक्शन में यूज ऑफ मैकेनिकल डिवाइसेस। ये बेसिकली जो है अगेन फिर साइकोलॉजी का आ गया है। ठीक है, जिसमें यह है कि डाटा कलेक्ट करते हैं थ्रू आई कैमरा। ठीक है, ये आप जो है आई कैमरा के थ्रू जो है वो ऑब्जर्व करते हैं रिस्पोंडेंट, और रिस्पोंडेंट को आप जो आईज हैं, ठीक है, उसको उससे आप देखते हैं कि वो कितना के इंटरेस्ट लेके ये सारा जो है काम कर रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है अब प्यूपिलोमीटर। ठीक है, प्यूपिलोमेट्रिक कैमरा, प्यूपियोमीटर जो है, प्यूपियो किसको कहा जाता है कि आपकी जो आंख के पीछे जो तिली होती है, ठीक है, उसको जो है वो प्यूपिल कहा जाता है। ठीक है, ये प्यूपिलोमीटर जो कैमरा को इन्होंने कैमरा है जिसके थ्रू वो जो रिस्पोंडेंट है उसको जो है ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, ये सारा साइकोलॉजी में सारा यूज होता है कि अच्छा वो जब बात कर रहा था तो वो उसके एक्सप्रेशन क्या थे, वो किधर देख रहा था, तो इसका क्या मतलब था। ये सारे साइकोलॉजी में बेसिकली यूज होने वाले डिवाइसेस हैं। ठीक है, इसको आप एक दफा पढ़ लीजिएगा। मॉनिटर, मोशन कैमरा, मोशन पिक्चर कैमरा इसमें है, फिर ऑडियोमीटर है इसमें। ठीक है, उसके बाद आ जाता है प्रोजेक्टिव टेक्निक्स आ जाती हैं। प्रोजेक्टिव टेक्निक, प्रोजेक्टिव जो है टेक्निक में क्या होता है कि आप सवाल कुछ और कर रहे होते हैं, लेकिन उस सवाल के पीछे आप मकसद आपका कोई और होता है। ठीक है, यूजुअली जो साइकेट्रिस्ट होते हैं वो अपने पेशेंट जो है उससे क्वेश्चन कर रहे होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन वो बड़े सादे सादे कर रहे होते हैं, लेकिन उन क्वेश्चंस के थ्रू वो उनसे इंफॉर्मेशन कोई और गेट कर रहे होते हैं, या वो क्वेश्चन कर रहे होते हैं लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज ऑब्जर्व करके वो देख रहे होते हैं कि और लिख रहे होते हैं कि अच्छा मेरे इस सवाल करने पे इसका क्या रिएक्शन था। ठीक है, तो इस किस्म की जितनी भी आपकी जो इन्वेस्टिगेशन होती है उसको हम प्रोजेक्टिव टेक्निक कहते हैं। द रिस्पोंडेंट इज सप्लाइंग इंफॉर्मेशन टेंड्स अनकॉन्शियसली to project his own or attitudes or feelings on the subject under study। उसके बाद आ जाता है आपका वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट जो है ये यूजुअली जब आप आर्मी में जाते हैं या जब आप एयरफोर्स में जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे इस किस्म की टेस्ट किए जाते हैं। उसमें क्या होता है कि आपको एक वर्ड बात कहा जाता है, ठीक है, और कहा जाता है कि आपके जहन में इससे रिलेटेड जो भी आंसर आया ना वो अपने कॉपी पे लिखते हैं ना, और जस्ट आपको 3 सेकंड दिए जाते हैं। जैसे कि इसमें है कि आपको जो है वो कहा जाएगा कि ट्री, ठीक है, फिर वो कहेंगे ट्री, चेयर, गर्ल, हॉट, कार, ऐसे करके वर्ड बोलते जाएंगे, बड़ी फ्रीक्वेंटली वर्ड बोलते जाएंगे, और 3-3 सेकंड का जो है वो गैप देते जाएंगे कि कौन सा उस वर्ड से रिलेटेड क्या चीज फर्स्ट आपके जहन में आती है वो आप वहां पे लिखते जाएंगे। ठीक है, इससे वो दूसरे का माइंडसेट पढ़ते हैं कि ये बंदा किस किस्म का है। ठीक है, ये भी मतलब जो है साइकोलॉजी में भी ये यूज होता है। उसके बाद आता है सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट। ठीक है, उसमें क्या होता है कि सेंटेंस आपको दे दिया जाता है, ठीक है, उसमें और आपने उस सेंटेंस को कंप्लीट करना होता है। ठीक है, अब जैसे कि एक सेंटेंस है ही इज डैश बॉय। अब ये डैश है, इसमें गुड भी आ सकता है, इसमें बैड भी आ सकता है, इसमें हैंडसम भी आ सकता है, इसमें अगली भी आ सकता है। ठीक है, अब आपने क्या जो है वर्ड सिलेक्ट करना है वो बेसिकली आपका जहन को बताएगा। ठीक है, तो वो इस किस्म के टेस्ट करते हैं जिससे कि आपका माइंडसेट पढ़ा जाता है कि आप किस किस्म की अप्रोच के जो है वो किस किस्म की अप्रोच की आपकी पर्सनैलिटी है। ठीक है, उसके बाद है स्टोरी कंप्लीशन टेस्ट होता है कि आपको जो है वो एक हाफ सी स्टोरी दी जाती है, कहती है कि आपको कहा जाता है कि इसको कंप्लीट करो। इससे पता चलता है कि अच्छा उस स्टोरी को आप नेगेटिवली कंप्लीट करते हैं, उसको पॉजिटिवली कंप्लीट करते हैं, उसको आप कोई जो है डिस्कशन उसमें जो है इन्वॉल्व करते हैं। ये सारी फिर आप पे डिपेंड हो जाती है। उसके बाद आ जाती है वर्बल जो है प्रोजेक्शन टेस्ट आ जाता है।
और पिक्टोरियल टेक्निक्स आ जाती है। पिक्टोरियल टेक्निक्स सारी साइकोलॉजी से रिलेटेड है, ये इससे आपका कोई इतना कंसर्न नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपका जो है तकरीबन जो है ये सारा वही है। आपका जो है प्राइमरी डाटा कलेक्शन जो है वो, अच्छा उसके बाद ये है प्लेइंग टेक्निक्स आ जाती हैं इसमें, ये दो तीन रह गई हैं, जब भी मैं आपको बता दूं। प्लेइंग टेक्निक्स आ जाती हैं इसमें, ये है कि वो जो आर्मी वाले हैं वो डिफरेंट तरह की ग्रुप एक्टिविटीज करवाते हैं, ठीक है। ये जो साइकेट्रिस्ट हैं वो इस तरह की ग्रुप एक्टिविटीज कराते हैं कि आपके हाथ में ब्लॉक्स दे देते हैं और आपको कहते हैं कि उसको अरेंज करें, और वो फिर उनके अरेंजमेंट से आपके ब्रेन को स्टडी करते हैं कि आप कौन सा कलर पहले रख रहे हैं या कौन सी शेप का ब्लॉक आपको ज्यादा अपील कर रहा है, ठीक है। तो ये इस किस्म की जो है प्लेइंग टेक्निक करते हैं। आर्मी में क्या करते हैं कि वो ग्रुप आपका बना देते हैं, ठीक है, और आपको उस ग्रुप का लीडर बना देते हैं और आपको कहा जाता है कि अच्छा चलें आप इस ग्रुप को लेके आगे चलें, ठीक है। तो उसमें आपने उन अपने जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनके साथ प्ले करना होता है, क्योंकि जो वीक है उनकी आपने केयर करनी है, जो स्ट्रांग है उनको आपने कैसे यूटिलाइज करना है। तो ये सारी जो है वो इसमें टेक्निक्स देखते हैं। उसके बाद है क्विजेस हैं, टेक्स्ट है, एग्जामिनेशंस हैं, ठीक है, वो किए लिए जाते हैं, जिससे कि मजीद जो है आपकी जो ब्रेन की स्ट्रेंथ है वो पता चलती है, ठीक है। और फिर उसके बाद है सोशियोमेट्री, आपकी जो है वो सोशल आपकी जो रिलेशनशिप्स जो आपके हैं उनके बारे में आपकी क्या राय है, ठीक है, उसके बारे में पूछा जाता है। तो इस तरह से जो है जो आर्मी में जितने भी लोग जो सिलेक्ट होते हैं, आप वो देखें कि वो सारे बड़े सिमिलर होते हैं, बड़े सेम होते हैं अपने मिजाज में, अपनी बातों में, अपने लाइफ में, अपने वहां पे अगर आप आर्मी में देखें तो वो एक कॉलोनी में जो है वहां पे अगर 500 घर है तो 500 के 500 घर का एक ही जैसा माहौल होता है। उन घर के जो बच्चे होते हैं वो एक ही जैसे ग्रूम्ड होते हैं, ठीक है, मोरलेस, थोड़ा बहुत डिफरेंस तो जाहिर है हर जगह होता है लेकिन मोरलेस सिमिलर ही होते हैं, क्योंकि जब उन्होंने सिलेक्ट कर रहे होते हैं तो वो तब बड़े एक जैसे माइंडसेट के लोग जो है वो उनको पिक कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो है सारा आ गया। अच्छा जी, उसके बाद एक और है कि आपका इसमें आ गया आपका डेप्थ इंटरव्यू आ गया है। डेप्थ इंटरव्यू यूजुअली जितने भी पॉलिटिशियंस के साथ किए जाते हैं वो डेप्थ इंटरव्यू किए जाते हैं, जिसमें आपने बड़ी डिटेल्स उनसे जो है वो डिस्कशंस करनी होती हैं, ठीक है। इन अदर वर्ड द एम टू elicit unconscious as also other type of the material relating especially or to personality dynamics or motivations, ठीक है। डेप्थ इंटरव्यू may be projective in nature and it may be non projective in nature, कहते हैं कि वो प्रोजेक्टिव भी हो सकता है, नॉन प्रोजेक्टिव भी हो सकता है। और उसके बाद आ जाता है आपका कंसेंट एनालिसिस आ जाता है। कंसेंट एनालिसिस जो है इसमें आपने क्या करना होता है, कंसेंट एनालिसिस में आपने डिफरेंट बुक्स डिफरेंट आपने न्यूज़पेपर्स और डिफरेंट आर्टिकल्स जो है उन सबको पढ़ना होता है और उधर से आपने इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करके उसका एनालिसिस करना होता है, जिसको कि आम जुबान में लिटरेचर रिव्यू भी क्या कहा जाता है, ठीक है। इसको कंसेंट एनालिसिस भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपका जो है सेकेंडरी डाटा जो है, सेकेंडरी डाटा कलेक्शन जो है यहाँ पे आपकी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। और मैं आपको एक असाइनमेंट जो है दूंगी जो आपके सॉर्ट ऑफ मिनी एग्जाम होगा। काफ़ी देर से मैं आपकी असाइनमेंट्स जो है मैंने होल्ड की हुई हैं, क्योंकि मैंने आपको एक असाइनमेंट देनी है जो कि सॉर्ट ऑफ मिनी एग्जाम है आपकी, वो मे बी 20 टू 25 मार्क्स की वो असाइनमेंट होगी, ठीक है। तो वो मैं आपको आज या कल में जो है वो दे दूंगी, ठीक है। और उस असाइनमेंट को आप लोगों ने कंप्लीट करके मुझे देना है, ठीक है। और आज के लेक्चर में कोई किसी किस्म की जो कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं।